आप सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। मैं वैद्य हिमांशु वर्मा जटायु विद्यालय गाजियाबाद से आप सभी को प्रणाम करता हूं और आप सभी श्रोताओं को हर हर महादेव। आज मेरी कुछ गले में दिक्कत होने की वजह से शायद आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि आपको आवाज़ क्लियर रहे और जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप समझ सकें। तो अपने गुरु की वंदना करते हुए विषय पर चर्चा शुरू करूँगा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने गुरु वैद्य अनुपम पाठक जी को अपनी ये षट चक्र की जो क्रिया मैंने उनके गाइडेंस में की थी, तो मैं ये सब उन्हीं को समर्पित करते हुए अपना आज का जो विषय है वो शुरू कर रहा हूँ। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह कल किसी कारणवश टेक्निकल इशू की वजह से इंस्टाग्राम पर लाइव नहीं हो पाया था, तो आज उसी विषय पर एक वीडियो के माध्यम से अपना अनुभव मैं सभी को शेयर करने लगा हूँ। तो आज का हमारा विषय है षट चक्र। षट चक्र एक ऐसा विषय है जो अपने आप में ही बहुत गूढ़ या डीप है और एक तरह से सरल भी है। यह उसी तरह फैला हुआ है जैसे किसी 100 वर्ष पुराने पीपल या वट वृक्ष की जड़ें फैली होती हैं। उस विषय को आज के समय में सीखना या खुद पर अनुभव करना बहुत ही कठिन हो गया है, क्योंकि आज किसी भी व्यक्ति के पास इतना समय नहीं है कि वह इस साधना को कर सके, या इतना भी मुश्किल नहीं है जितना हम सोचते हैं। इसको करने या समझने के लिए बस आपको थोड़ी सी समझ की ही आवश्यकता है, जिससे आप खुद को समझ पाएँ, अपने शरीर को समझ पाएँ। क्योंकि हमारे 7 शरीरों में जो हमारा यह एक शरीर है, इसे भौतिक शरीर कहा जाता है। जैसे कि हमारा विषय है षट चक्र, तो पहले इस षट चक्र के बारे में थोड़ा सा आधार जान लेते हैं कि ये षट चक्र है क्या। यह संख्या में 6 ही क्यों है, या आपने बहुत सी जगह आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि चक्र 7 होते हैं। तो इसी असमंजस को दूर करने के लिए षट चक्र क्या है वह बताने जा रहा हूँ। हमारे इस भौतिक शरीर में 72,000 नाड़ियाँ विद्यमान हैं, जिसमें से 10,000 नाड़ियाँ प्रमुख हैं, और इन्हीं 10,000 नाड़ियों में से 114 नाड़ियाँ जो है जो प्रमुख नाड़ियाँ बताई गई हैं, और जहाँ भी ये नाड़ियाँ मिलती हैं उस स्थान को केंद्र या जंक्शन पॉइंट बोला जाता है। और इसी तरह से 6 जगह ऐसी है जहाँ पर नाड़ियों का प्रमुख केंद्र है या जंक्शन होता है। वहीं और अगर मैं योग के अनुसार कहूँ तो योग ने भी हमारे शरीर में ऐसे 108 केंद्र बताए हैं, जहाँ पे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर आकर मिलते हैं। तो ऐसी 6 केंद्र हैं योग के अनुसार। तो आगे ईड़ा और पिंगला सुषुम्ना नाड़ियाँ, जिनमें मुख्य रूप से कार्य करने के कारण ही इनको षट चक्र कहा गया है, ना कि सप्त चक्र। वो कैसे? वो कुछ इस तरह से समझिए कि जो सबसे पहला केंद्र है वह मूलाधार है, जिसे प्रथम चक्र भी माना जाता है। नाम से स्पष्ट है, मूल प्लस आधार, अर्थात यह वह केंद्र है जो हमारे शरीर की सारी ऊर्जा का केंद्र होता है। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियाँ स्पाइन के समानांतर चलते हुए, पैरेलल चलते हुए भूप्रदेश के मध्य भाग तक जाती है, मतलब यहाँ तक जाती है, और यहीं से सर्कल इसका कंप्लीट होता है। तो आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो और एक चक्रनुमा संरचना बना लेती है। इसी नाड़ी के चक्र या साइकिल पर स्थित जो भी 6 केंद्र आते हैं, जो मैंने अभी पीछे बताया है, केंद्रों को षट चक्र कहा गया है। तथा जो चक्र नाड़ियों द्वारा बनाए गए सर्कल से बाहर है, उनकी गणना चक्रों की संख्या में नहीं की गई है, जो कि 7वां चक्र, जिसको सहस्त्र कमल चक्र कहते हैं। अब हम सर्वप्रथम मूलाधार चक्र का वर्णन करता हूँ। और मूलाधार चक्र जो है वो हमारे भौतिक शरीर का एक केंद्र होने के कारण प्रथम चक्र कहलाता है। इसको भाव शरीर भी कहते हैं। तो जिनमें 7 शरीरों की बात कर रहा था, उसमें से पहला तो भौतिक शरीर है, दूसरा मूलाधार चक्र का भाव शरीर है। इस चक्र का जो स्थान बताया गया है वो जेनाइटल ऑर्गन और एनस के मध्य में होता है। यहाँ किसी भी तरह का कोई ग्लैंड नहीं होता। इस एरिया में पेरिनियम बॉडी के कारण यहाँ जो यौन क्रिया में स्खलन होता है, इजैकुलेट होता है, ये उसको नियंत्रण करती है। मूलाधार चक्र जो है वो 4 दल या 4 पंखुड़ी वाले कमल के सदृश होता है, जो कि पृथ्वी महाद्वीप को बोधक होता है। यह कमल की 4 दल 4 दिशाओं को दर्शाता है, और यही 4 नाड़ियाँ आकर
मिलती हैं जिससे इसकी रचना होती है। इसके कारण इसमें 4 प्रकार की ध्वनियाँ भी होती हैं, जैसे वम, शम, शम, सम। मस्तिष्क और हृदय में कंपन करती रहती हैं, जिसके कारण ही हम प्रकृति द्वारा प्रदान मूलाधार चक्र की जो पहली शक्ति है उसका प्रयोग कर पाते हैं। मूलाधार चक्र का अधिपति पृथ्वी महाभूत तथा देवता ब्रह्मा जी होते हैं, इसीलिए इसे फाउंडेशन चक्र भी कहा जाता है। जिस तरह किसी भी वृक्ष को बड़ा करने के लिए बीज की आवश्यकता होती है या पौधे को लगाने के लिए बीज चाहिए होता है, ठीक उसी प्रकार मूलाधार शक्तियों को रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए जिस बीज मंत्र की आवश्यकता होती है वह है लम। इस मूलाधार चक्र में तमस गुण की प्रधानता रहती है तथा अपान वायु का स्थान होता है, जो इस भौतिक शरीर से मल, मूत्र, प्रसव इसी के द्वारा पूर्ण हो पाता है। मूलाधार चक्र में मुख्य रूप से 2 शक्तियाँ विद्यमान रहती हैं जो हमें जन्म से मिलती हैं। जो हमें जन्म से मिलती है वो प्रकृति द्वारा दी गई होती है, और जिसे हम अपनी साधना से प्रैक्टिस के द्वारा जागृत कर सकते हैं वो दूसरी होती है। तो हमारे इस भौतिक शरीर में अपार ऊर्जा है, जिससे हमें जितनी की आवश्यकता होती है हम इस्तेमाल करते हैं या जान पाते हैं। जब तक आप मूलाधार की शक्तियों को नहीं जान पाते तब तक आप बाकी के चक्रों की शक्तियों को जानना मुश्किल होगा। मूलाधार चक्र के द्वारा प्रकृति ने जो हमें शक्तियाँ प्रदान की हैं वह काम वासना या लालसा है। प्रकृति द्वारा दी गई कोई भी वस्तु, कोई भी शक्ति किसी भी तरह से बिना वजह नहीं होता, वो किसी न किसी कारणवश हमको दी होती है, और हम इस मूलाधार की चक्र की जो शक्तियाँ मिली इसकी सहायता से हम संतानोत्पत्ति, प्रजनन, काम इच्छा की पूर्ति आदि कार्य अपने पूरे कर पाते हैं। अब यहाँ बात आती है कि यदि प्रकृति ने यह शक्ति हमें कारणवश दी है तो इसे गलत या रूपांतरण क्यों करना चाहिए। हमारे आज के समय में हमारी भागदौड़ भरी ज़िंदगी, गलत खान पीन, गलत लाइफस्टाइल के कारण हमारे शरीर में होने वाले जितने भी परिवर्तन होते हैं, जैसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, के कारण ही हम इस शक्ति का गलत प्रयोग या मात्रा से अधिक इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसके कारण मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन आदि ये अन्य मानसिक और शारीरिक विकार हमारे शरीर में उत्पन्न होने लग जाता है। तो इतना अधिक बढ़ जाता है कि हमसे कुकृत्य आदि भी हम करने में मानसिक रूप से अपना नियंत्रण खो बैठते हैं। तो आप लोगों ने आजकल देखा ही होगा न्यूज़ में कि रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो वो इसी हार्मोनल इम्बैलेंस या मानसिक और शारीरिक जो एक इम्बैलेंस हो रखा है, ये उसी की वजह से है। इसी मानसिक संतुलन को अगर मैं कहूँ प्रकृति के साथ उसके कार्य में हस्तक्षेप ना करते हुए हम प्राकृतिक रूप से ही बहुत सी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि यदि हम प्रकृति द्वारा दी गई किसी चीज़ का अगर हम उसमें हस्तक्षेप ना करें तो हमको हमारी जितनी भी समस्याएं हैं हम उससे निजात पा सकते हैं। हम अब इस शक्ति के साथ ऐसा क्या करना है जिससे नियंत्रण में रहे, तो उसके लिए आपको इस मूलाधार चक्र को समझना होगा और इसकी शक्तियों को रूपांतरण करना होगा। और वो कैसे करना है, इस शक्ति को रूपांतरण करने के लिए एकमात्र तरीका वो है ब्रह्मचर्य। जी हाँ, ब्रह्मचर्य द्वारा ही हम इस शक्ति को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें हम बीज मंत्र की सहायता से उसका जाप करके या उसका ध्यान करते हुए हम मूलाधार चक्र को भेज सकते हैं या उसको जागृत कर सकते हैं। मूलाधार के जागृत हो जाने पर ब्रह्मचर्य द्वारा बुद्धि का स्तर जो होता है वो कहीं अधिक बढ़ जाता है। और इसका अगर मैं उदाहरण बताऊं आपको तो स्वामी विवेकानंद जी इसके प्रत्यक्ष रूप से उदाहरण है, जिनके पास ब्रह्मचर्य की शक्ति की वजह से ही उन्होंने अपने बुद्धि के स्तर को इस लेवल तक बढ़ा दिया था कि आज तक की डेट में इतना हाई IQ लेवल किसी का भी नहीं हुआ, और बहुत कम उम्र में उन्होंने इस चीज़ को हासिल कर लिया था। जब हम कामुक होते हैं तो हमें अपने विचारों पर सोचने समझने के ऊपर नियंत्रण नहीं होता, और उस शक्ति के द्वारा हम एक नए जीवन को जन्म देते हैं, या फिर हम उस शक्ति का रूपांतरण करके अध्यात्म मार्ग की ओर चलने का रास्ता बना सकते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि ब्रह्मचर्य का पालन हमको करना है अगर हम इस मूलाधार चक्र को भेजना चाहते हैं या इससे पार पाना चाहते हैं। तो यदि हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो ब्रह्मचर्य में बाधक होने वाले कुछ कारण हैं, जैसे किसी के लिए अपोजिट सेक्स या के लिए सोचना, विचार करना,
कुछ पिक्चर्स, वीडियोस, इस तरीके की कुछ चीज़ें देख के या मन ही मन उसका स्मरण करते रहने से, ये ब्रह्मचर्य के कुछ चीज़ें होती हैं जो कारण बाधक है, जो ब्रह्मचर्य नहीं पालन करने देते। यदि हम इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं तो हम ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्य की परिभाषा ये है कि वीर्य का रक्षण करना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। अगला चक्र है स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र यह हमारे भौतिक शरीर का दूसरा चक्र है, जिसे आकाशीय शरीर भी कहा जाता है। इस चक्र का स्थान रीढ़ के निचले भाग तथा लिंग से 2 उंगल ऊपर होता है। अगर मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग इस चक्र का स्थान बताऊं तो स्पाइनल पोर्शन ऑफ लंबर प्लेक्सस, आउटर पोर्शन ऑफ इंफीरियर मेसेंट्रिक प्लेक्सस और हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस होता है। यह चक्र प्रजनन तंत्र से जुड़ा होता है तथा इसका संबंध यूरिनरी सिस्टम और एड्रिनल ग्लैंड से है। स्वादिष्टान चक्र 6 पंखुड़ी वाला कमल के समान या दल वाला होता है। यह 6 योग नाड़ियाँ जहाँ मिलती हैं वहाँ पे स्वादिष्टान चक्र का स्थान कहलाता है, जिसमें 6 प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं, जैसे वम, भम, मम, यम, रम और लम। इस चक्र का प्रभाव प्रजनन, कुटुंब कल्पना से है। इसमें जल महाभूत की प्रधानता तथा यही इसका अधिपति भी है। यह चक्र भी मूलाधार चक्र के समान अपान वायु के अधीन होता है, जिससे प्रजनन क्रिया संपन्न होती है। इस चक्र के देवता विष्णु जी हैं और मनुष्य के जो शरीर है वो उसमें 3/4 भाग जल है तथा मनुष्य की भावनाओं के वेग को प्रभावित करता है तथा स्त्रियों में मासिक धर्म तथा चंद्रमा से संबंधित है। स्वादिष्टान चक्र के माध्यम से प्राकृतिक रूप से जो हमें शक्तियाँ मिली हैं या स्वादिष्टान चक्र का जो कार्य है वह है भय, घृणा, क्रोध, हिंसा आदि तथा इस चक्र का रूपांतरण ठीक इसके विपरीत अभय, प्रेम, करुणा और अहिंसा है, जिसको रूपांतरण करने के लिए इस चक्र को समझना बहुत ही जरूरी है। स्वादिष्टान चक्र को भेद में जागृत करने के लिए जिस बीज मंत्र का प्रयोग होता है वह है वम। स्वादिष्टान चक्र के प्राकृतिक कार्य भय, क्रोध, घृणा, हिंसा है। यदि आपको क्रोध आता है तो आप या तो क्रोध करते हैं या आप उस क्रोध को दबाते हैं या फिर उसका दिखावा करते हैं कि मैं क्रोध नहीं कर रहा हूँ, या उसको दबाने का दिखावा आप करते हैं। यदि आप इनमें से कुछ भी करते हैं तो यह दोनों ही तरीके से गलत है। हमको ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए आपको इसको स्वीकार करना होगा। दबाने या दिखावा करने से इसका कोई हल नहीं निकलेगा, क्योंकि प्रकृति के द्वारा जो हमको शक्तियाँ दी गई हैं वो कहीं भी किसी भी तरीके से गलत नहीं है, वह किसी वजह से दी गई हैं। इसे स्वीकार है, वह विचार से समझना चाहिए। तो मैं ये जो स्वादिष्टान चक्र के जो मैंने आपको कार्य बताए हैं भय, क्रोध, हिंसा, घृणा, इनमें से एक का उदाहरण देते हुए मैं यहाँ पर समझाऊंगा कि आपको करना क्या है। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो भी ज्ञान मिलेगा आपको स्वयं से मिलेगा। आप चाहोगे कि आपको कोई गुरु आपको कोई ऐसे ही परोस दे या ऐसे ही कोई जिसके सर चक्र जागृत हो वो आपके सिर पे हाथ रखे और आपके सारे चक्र जागृत कर दे, तो यह संभव ही नहीं है। आपको इस कठिन मार्ग पर स्वयं ही चलना होगा। अब बात करता हूँ इसके कार्य की। जो भय है उसको आपको समझना होगा कि मेरे को जिस कारण से भय हो रहा है उस कारण को समझें, या आप जिस कारण से क्रोध कर रहे हैं उसका क्रोध को दबाने की जगह उसको ट्रांसफॉर्म करें। उसको समझें कि मेरे को क्यों ये क्रोध हो रहा है, इसकी वजह क्या है। और उसको जब आप समझेंगे और आप इस बीज मंत्र की सहायता से जब आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको अनुभव होगा कि जो आपका ये भय, क्रोध, घृणा और हिंसा है ये अभय में, प्रेम में, करुणा में और अहिंसा में चेंज हो जाता है। तो इसको इसी तरीके से चेंज किया जा सकता है। जो मैंने अनुभव किए हैं वो मैं पूरे षट चक्र जब कंप्लीट हो जाएंगे 6 के 6, तब मैं एक बार में पूरा षट चक्र का अनुभव अपना बताऊंगा कि मेरे को क्या क्या फीलिंग हुई थी, मेरे को कैसा अनुभव हुआ था षट चक्र एक्टिवेट होने पे। ठीक है, अभी जो भी है एक थ्योरेटिकल टाइप का ही है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो अभी कोशिश मैं कर रहा हूँ इसमें आपको कुछ समझाने की कि आप कुछ हद तक इसको पहले समझ लें कि ये होते क्या है, कैसे कार्य करते हैं, इनका कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। और फिर जो अपना दूसरा सेशन हम करेंगे उसमें मैं
कोशिश करूँगा कि आपको विस्तार पूर्वक सारी चीज़ समझा सकूँ कि एक स्टेप बाय स्टेप जब चक्र जागृत होता है तो बॉडी के अंदर किस तरह की फीलिंग्स होती हैं, किस तरीके से शरीर पे अनुभव होता है और किस तरीके से मानसिक रूप से अनुभव करते हैं। तो इसी से आगे मैं चलते हुए अगला चक्र है मणिपुर। मणिपुर चक्र यह हमारे भौतिक शरीर का तीसरा चक्र है। मैंने इससे पहले आपको 3 शरीर के बारे में बता दिया, जिन 7 शरीर के बारे में मैंने वर्णन किया था। उसमें से पहला था भौतिक शरीर, दूसरा भाव शरीर, तीसरा था आकाशीय शरीर। तो जिसमें अब चौथे शरीर की बात करने जा रहा हूँ वो है सूक्ष्म शरीर, जिसको मणिपुर चक्र कहते हैं। इस चक्र का स्थान नाभि के पास होता है। इस चक्र को स्नायु जाल भी कहते हैं क्योंकि यह लैगरहैंस की दीपिकाओं से कुछ मेल खाता है। अगर मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग इस चक्र का स्थान मैं बताऊं तो स्पाइनल पोर्शन ऑफ सिंपैथेटिक सेंटर इन लोअर डोर्सल सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, सोलर प्लेक्सस और प्लेक्सस ऑफ सीलियक एक्सिस पर होता है। यह चक्र अग्नि महाभूत प्रधान है तथा इस चक्र में समान वायु का अधिकार होता है। यह चक्र कमल के 10 पंखुड़ी वाला या दल वाला होता है, जिसमें 10 प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं। तो वो ध्वनियाँ कुछ इस तरीके से हैं: डम ढम तम थम दम धम नम पम फम और बम। इस तरह की कुछ ध्वनियाँ आती हैं। यह चक्र पाचन संस्थान द्वारा उत्पन्न रक्त व रस आदि को पूरा शरीर के विभिन्न अवयवों में समान रूप से वितरण करता है। यह चक्र पैनक्रियास एड्रिनल ग्लैंड का एक समूह है। यह पाचन शरीर के खाद्य पदार्थों को ऊर्जा में रूपांतरण करने में सहायक है। इस चक्र के देवता जो हैं वो भगवान शिव हैं तथा इस चक्र को भेदने और जागृत करने के लिए जिस बीज मंत्र का प्रयोग होता है वो है रम। मणिपुर चक्र के द्वारा प्रकृति ने हमें संदेह व विचार के आसपास घूमने की शक्ति प्रदान की है, जिसको रूपांतरण करके हम श्रद्धा और विवेक में बदल सकते हैं। मणिपुर चक्र के द्वारा ही हम किसी पर शक या अपने विचार बनाते हैं। आपने अपने आसपास लोगों को कहते सुना होगा कि अपने शक को दबा लो, विश्वास करो, श्रद्धा करो। जब आपके भीतर से रूपांतरण नहीं होगा तब तक आप केवल बाहरी दिखावा कर सकते हैं। और ये कैसे काम करता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। शुरुआत में आपको शक करना ही होगा। जब शक करोगे तभी इसके अस्तित्व को जान पाओगे कि ये है क्या। इसे इतना जानो, इसको इतना खंगालो कि शक को भी आप पे शक होने लग जाए। ठीक है, इसका यह मतलब नहीं है कि आप किसी मित्र पे, रिश्तेदार पर शक करने लग जाओ और यह बात करके स्वयं के शरीर के लिए है। यह बात सिर्फ आपके स्वयं के शरीर के लिए है। यदि आपको अपने शरीर से कुछ सवाल करने हैं, आपने अपने शरीर को जानना है तो आपको खुद पे शक करना होगा। यदि मुझे कोई शक हुआ तो उस पर विचार करना होगा, ना कि सामने वाले व्यक्ति पर। जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन से ही आपका जो शक है उस श्रद्धा में बदल जाएगा। और जिस तरीके से शक इस मणिपुर चक्र का पहला पहलू है, उसी तरीके से मणिपुर चक्र का जो दूसरा पहलू है वो है विचार करना। यदि आपको लगता है कि आप विचारों को ऐसे ही छोड़कर विवेक को प्राप्त हो जाओगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है। किसी तरीके से भी आपको कहा जाएगा कि विचारों को छोड़ो, सोचो मत, फोकस करो, दिमाग को खाली मत रखो आदि ऐसा कुछ बोलते हैं सब आपको जब आप कुछ ज़्यादा सोच रहे होते हो तो आप अपने विचारों को दबाकर इस मणिपुर चक्र को ना तो भेज सकते हो और ना इससे पार जा सकते हो। मणिपुर चक्र को जागृत और भेदने के लिए आपको अपने विचारों को समझना होगा, होशपूर्वक अपने विचारों को देखना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। कि कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा विचार करने वाले होते हैं तो वो जल्दी कोई फ़ैसला नहीं ले पाते, कोई निर्णय नहीं ले पाते, तो इसके कारण वे एक क्विक डिसीजन मेकर नहीं बन पाते। अब इसका यह मतलब नहीं है कि जो विचार नहीं करता वह सही है। एक बिल्कुल विचार ना करने वाला व्यक्ति ठीक वैसे ही गलत है जैसे कि जितना ज़्यादा विचार करने वाला व्यक्ति। एक साधक केवल विचारों के मैकेनिज्म को समझता है, उसकी गहराई में जाता है कि यह विचार है क्या, यह मुझ पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं। विचारों से डरना नहीं है किसी को, आपको बस उसको देखना है। विचार भी मतलब इतना उसको विचार को बारे में उसका अध्ययन करो कि ऐसा क्यों है, मेरे पे क्या इफेक्ट डाल रहा है। ठीक है, तो विचारों से डरने वाला कुछ नहीं। और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि विचार
आप इतना विचार सोच लोगे उस चीज़ को कि विचार भी थक कर हार ही मान लेगा कि भाई अब आना नहीं है मेरे को। और जब आप विचार और संदेह के द्वार को, जब इस मणिपुर चक्र के दो पहलुओं को आप पार कर जाते हो तो आप विवेक और श्रद्धा को पा लेते हो। इस विवेक का जो मतलब है वो ये है फुल ऑफ क्लैरिटी। अब बात यहाँ आती है कि भाई अगर हम इसको मणिपुर चक्र को जागृत कर लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इसकी कर लेते हैं, तो क्या हमको तब विचार नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे तब। लेकिन जब जो उस टाइम जो चक्कर जागरण के बाद जो विचार आएंगे वो एक क्लैरिटी के साथ आएंगे। तो जो भी विचार आपके चल रहे होंगे कि यह विचार आया है तो क्यों आया है, तो ये विचार जो आपके मन में चल रहा है ये असल में है क्या, तो इसकी आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी रहेगी और आपके पास इसका पूरा समाधान भी होगा कि इसको कैसे डील करना है। अभी हमने 3 चक्रों के बारे में सुना है आप सभी ने, मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर चक्र। इसके बाद के जो 3 चक्र हैं वो हैं अनाहत, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा चक्र। तो इन चक्रों की जो डिटेल है वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो अभी मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर चक्र से संबंधित जिसके जो भी प्रश्न होंगे वो आप वीडियो में आपको एडमिन के द्वारा, आशुतोष जी के द्वारा बता दिया जाएगा कि किस तरीके से करने हैं। तो कोई भी क्वेश्चन किसी का रहेगा तो मैं उसको कोशिश करूँगा कि आपको जवाब दे सकूँ। और उसके बाद जो भी प्रैक्टिकली जो इसको अनुभव वाली बात है वो मैंने अभी पहले भी बताई थी, तो वो मैं आपको जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें मैं आपको एक लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा कि एग्जैक्ट बॉडी में होता क्या है। ये जो अभी जितना भी मैंने अभी आपको बताया है वीडियो में, तो वो सब एक अनुभव ही है, वो भी एक कि आपको एग्जैक्ट करना क्या है। ठीक है, तो अभी सिर्फ इस चीज़ को आपको सुनना है और इसको विचार करना है कि इसमें कितनी चीज़ ऐसी हैं जो आपके समझ आ रही हैं या कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी अभी समझ से बाहर जा रही हैं। तो आप उन्हीं, क्योंकि अगर आपको षटचक्र सीखना है तो आपको अपने अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करनी पड़ेगी, क्योंकि जिज्ञासा ही प्रश्न को जन्म देगी और प्रश्न से ही आपके उत्तर का या समस्याओं का समाधान हो पाएगा कि एग्जैक्ट होता क्या है षटचक्र। तो कोशिश रहे कि मेरी आप सभी का ये पूरा डाउट क्लियर करने की। तो मैं अभी आप सभी से इजाज़त चाहूँगा और मैं आशुतोष जी से माफ़ी चाहूँगा और आप सभी श्रोताओं से माफ़ी चाहूँगा कि लाइव सेशन नहीं होने की वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ। तो आपका जो भी जैसा भी प्रश्न होगा मैं उसका उत्तर देने के लिए कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ मैं इजाज़त देता हूँ। हर हर महादेव।